दोस्तों DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश होते रहे हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है पूरी तरह से डिफरेंट अप्रोच लिए हुए है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है पढ़ाई का सब्जेक्ट है। पढ़ाई के पीछे जो लोग हैं उनका सब्जेक्ट है। कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे उसके जवाब भी हैं, जो आज हम हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत के साथ डिस्कस करेंगे जिनका बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है एजुकेशन फील्ड में। दोस्तों, आपके सामने आज आए हैं प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के सर्वे सर्वा श्री जितेश गाजरादी। जितेश जी, आपका DTI न्यूज़ में स्वागत है सर। थैंक यू। पहले तो मैं DTI न्यूज़ और चंदन जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और आज अपने मंच पे मुझे इनवाइट किया है। धन्यवाद जितेश जी। आप सवालात बहुत पूछते हैं अपने स्टूडेंट्स से, तो आज आपकी क्लास लगने वाली है सर, तैयार हो जाइए। तैयार है। थैंक यू। जितेश जी, अभी रिसेंटली बच्चों की रिज़ल्ट आई, 10th की भी आई, 12th की भी आई, और जो अपर करियर मोड्स की क्लासेस हैं उनकी भी आई। तो रिज़ल्ट का सभी को इंतज़ार होता है, उससे पहले एक फोबिया आ जाता है लोगों में या बच्चों में, पेरेंट्स में भी, एग्ज़ाम का फोबिया। जी सर, अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम्स आने से पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया जाता है, जी जिसमें पेरेंट्स की भी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और स्टूडेंट्स की भी बढ़ती हैं। तो इस सूरत में जो एक टीचर है, जो एक ट्यूटर है, जो इतने सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए होता है, जी तो सर ये एग्ज़ाम फोबिया, उसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। और ये एग्ज़ाम फोबिया आपको कितना परेशान करता है सर, ये हम जानना चाहते हैं। सर, देखिए, पहले तो एग्ज़ाम फोबिया जो है वो काफ़ी बच्चों में रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% बच्चों में रहता है। कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, कुछ बच्चों में रहता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं वो स्कॉलर्स रहते हैं। जो 50% में भी आते हैं उनको भी एग्ज़ाम फोबिया नहीं रहता है। जो 90% में आते हैं उनको भी एग्ज़ाम फोबिया रहता है। तो एग्ज़ाम फोबिया से पहले एक सपोर्टिंग पार्ट जो पेरेंट का रहना चाहिए वो सबसे अहम पार्ट रहेगा। बिकॉज हमें बताना है पेरेंट को, बच्चों को, कि सपोज आप ये एग्ज़ाम में नहीं कर पाए तो क्या होगा। मैं अपने बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि एग्ज़ाम फोबिया में काफ़ी बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं जी। कुछ बच्चों का BP लो हो जाता है, कुछ बच्चे तो हॉस्पिटल तक Depressing भी चले kind of। जाते हैं। हाँ, तो अगर आप नहीं कर पाए तो क्या आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे जी। या आपको सोसाइटी में एक रिजेक्शन मिल जाएगी, एक स्टिग्मा हो जाता है। हाँ जी। तो ऑब्वियसली आंसर इज नो। तो अगर नहीं तो वाई एग्ज़ाम फोबिया। तो एग्ज़ाम फोबिया को ओवरकम करने का एक बेस्ट वे है आप रेगुलर टेस्ट सीरीज देते रहिए। आज तो एक ट्रेंड आ गया है, मैं बोलूँ कि कंपटीशन जो इस आज के दौर में बढ़ गई है, तो कंपटीशन के चलते बच्चा जूनियर के जिससे ट्यूशन सर, क्लासेस। इसे कंपटीशन कहूँ या रैट रेस कहूँ? सर नहीं, इट इज़ अ कंपटीशन। रैट रेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये कंपटीशन है। तो कंपटीशन के चलते बच्चा जूनियर के जिससे ट्यूशन ज्वाइन करता है, आगे बढ़ते बढ़ते कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैं समझता हूँ लगभग सब कोचिंग क्लासेस कॉलेजेस में होते रहती हैं। अब कॉलेजेस में सिस्टम कैसा रहता है कि बच्चा 11th में आया, पहले यूनिट टेस्ट रहा, फिर सेमेस्टर होगा तो उसमें 50% पोर्शन होगा, फिर फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें 100% पोर्शन होगा जी। तो उसमें कॉलेज वाले हेल्प नहीं कर सकते हैं उस हद तक कि बच्चे का एग्जाम फोबिया निकले। उसमें पहला पार्ट आता है तो उनके ट्यूटर का आता है जी। दूसरा पार्ट जिनको ट्यूटर का एक्सपोजर नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है कि बच्चा ट्यूटर के अंडर ही अपना एग्जाम फोबिया निकाल सकता है। सर, ये आप पूरी एनालिसिस करते होंगे, पूरा गेज करते हाँ होंगे। जी, हाँ जी। एक पेरेंट्स का जो सेंस है वो भी आप गेज करते होंगे, हाँ क्योंकि जी। आज हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो दूसरे के बच्चे से आगे निकले। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स के बीच में भी कंपटीशन है। जी जी जी। सब पेरेंट्स के बीच की कंपटीशन वो डिफरेंट उस पर आ गया। वो सर, मैं बट उसके ऊपर उसका बात करूंगा। असर तो बच्चे के ऊपर ही पड़ता है। हाँ, उसके ऊपर असर जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चे जिनको एक्सपोजर नहीं है किसी कोचिंग क्लासेस का, किसी ट्यूटर का, तो वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बन के जी। उनको उसको रिपेयर करना है। लाइक
आज अगर मेरी कॉलेज में 5 चैप्टर की यूनिट टेस्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक चैप्टर की खुद टेस्ट दूँ। एक चैप्टर की भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो आधा आधा चैप्टर करके दें। पहले आधा आधा चैप्टर की खुद को टेस्ट देंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, सेल्फ हेल्प टाइप का, सेल्फ हेल्प जो बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर एक एक चैप्टर की टेस्ट देंगे, उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो उसके बाद जब यूनिट टेस्ट के लिए बैठेंगे तो वो एग्जाम फोबिया नहीं रहेगा। यूनिट टेस्ट हो गया, सेमेस्टर में भी ओवरकम हो गया एग्जाम फोबिया। फाइनल हमारा जो पूरा सिलेबस का एग्जाम होता है, तो बच्चे ने जब पार्ट में खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है तो ऑब्वियसली उसका जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसको उस एग्जाम्स में एग्जाम फोबिया नहीं रहेगा। सर यानी कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। ओके, ग्रेट। सर अभी जैसे मैंने आपको एक चीज़ कही कि पेरेंट्स के बीच में भी एक रेस होती है, जी। जिसका विपरीत असर या आंशिक असर, थोड़ा सा असर वो बच्चे के जो एकेडमिक्स हैं या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसी जद्दोजहद में कई सारे बच्चे जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। जी। तो ये ओवर पेरेंटिंग या जिसे मैं कहूँगा अम्ब्रेला पेरेंटिंग, तो ये अम्ब्रेला पेरेंटिंग को आप भी फेस करते हैं कि कई सारे जो बच्चे आपके पास आते होंगे तो उनके पेरेंट्स को भी आपको टेक ओवर करना होगा कि यार इनकी रिजल्ट लानी है, इनके पेरेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि जनरली आज तो यही हो गया है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वोकल हो गए। तो सर इस चीज़, ये अम्ब्रेला पेरेंटिंग टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आपकी क्या सलाह रहेगी पेरेंट्स के लिए? सर पहले तो अम्ब्रेला पेरेंटिंग जो टर्म है वो काफ़ी लोग उससे फेमिलियर नहीं रहेंगे, जिसको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो अम्ब्रेला पेरेंटिंग इज़ लाइक बच्चों को बहुत ज़्यादा देखभाल करना, हद से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उतनी देखभाल करनी चाहिए। मैं भी एक पेरेंट हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा बच्चों के लिए देखभाल करना, उसके लिए पैम्परिंग करना, उसके लिए सोचना, उसके छोटी से छोटी बातों में इंटरफेयर करना, तो कहीं ना कहीं वो जो बात रहती है वो एक बच्चों को, हम जितना सोचते हैं कि हम अम्ब्रेला पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चा हमारे दायरे में रहेगा, वो लाइन से कहीं आउटलाइन नहीं होगा। लेकिन आपने भी देखा है जितना हम जोर से रेत को पकड़ते हैं उतना ही हायर रेट पे जो है रेत हमारे हाथ से फिसलती है। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि बच्चों की देखभाल करें, लेकिन इतना नहीं करें कि बच्चे को वो सफोकेशन फील हो, यानी वो खुलने की जगह वो और दब जाएगा और उसके ग्रेड्स पे असर पड़ेगा। हाँ जी, बच्चों के साथ ऐसे रहें कि फ्रेंड्स की तरह जी, बिकॉज आज का माहौल जो है वो बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन के रहना है, ना कि पेरेंट बन के रहना है। तो बच्चा कुछ पॉजिटिव भी होगा तो आपके साथ शेयर करेगा, नेगेटिव भी शेयर करेगा। बच्चे के माइंड में ये डालना है सर कि अगर कुछ गलत भी होता है ना तो डू शेयर विद अस, बिकॉज आपके फ्रेंड आपको उस गलत सिचुएशन से बाहर नहीं निकालेंगे, आपके पेरेंट ही आपको उस गलत फैमिली कम्स फर्स्ट। आपके पेरेंट ही आपको उसमें से बाहर निकालेंगे। बिकॉज अक्सर क्या होता है ना, जब पेरेंट ये ओवर पेरेंटिंग के चलते मैंने क्या केसेस देखे हैं, बच्चे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, सब फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते हैं, सब फ्रेंड्स हमारी अच्छाई के लिए नहीं सोचते हैं। कुछ फ्रेंड्स में नेगेटिव बातें भी होगी, तो वो नेगेटिव बातें बच्चा अडॉप्ट कर लेता है जी, जो बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बच्चों के साथ एक पेरेंट्स कम फ्रेंड्स बन के रहिए, ताकि वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर पाए जी। यानी कि इसमें फैमिली का जो माहौल है उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता होगा। डेफिनेटली जी सर, ये बड़ी क्रूशल बात कही आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवर पेरेंटिंग और नॉर्मल पेरेंटिंग के बीच में लोग फ़र्क शायद भूल जाते हैं। जी। उसमें फिर पैम्परिंग कीजिए या वो ग्रेड्स का जो चक्कर है कि मेरा बच्चा इतने ग्रेड्स लाएगा तो ही वो सही होगा, तो कहीं ना कहीं सोसाइटल जो आज एक फॉर्मेशन हो चुकी है, हाँ जी, उसका भी बहुत ज़्यादा असर है। तो ये आपसी समझ वाली बात हो जाती है। जी, बिल्कुल, बढ़िया है सर। हाल ही में 1.5-2 साल पहले हमने कोविड जैसी चीज़ को हराया पूरी दुनिया ने मिलके। कोविड हमें बहुत कुछ देकर भी गया और बहुत कुछ हमसे लेकर भी गया और बहुत सारी चीज़ों को सोचने समझने पे हमको मजबूर भी कर गया। हाँ जी सर, आपको पता होगा कि कई सारे स्कूल्स हैं जो बच्चों को टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर कोविड ने उनको ये चीज़ रियलाइज़ कर दी कि भाई अब अगर उनको पढ़ाई करानी है तो उनको टेक्नोलॉजी से संबंध तो उनका बना के नहीं पड़ेगा जी। तो अब ये हो गया कि आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई जिसके ऊपर आपको रिलाई भी होना है और उसकी जो नेगेटिविटीज़ हैं उसको भी आपको शायद आप उसको सफ़र करोगे, एडॉप्ट भी करना पड़ेगा। तो सर
ये जो ओवर एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी है आफ्टर कोविड, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है एक बच्चे के मन पे? सर देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर करूंगा। हमारे मेट्रो सिटीज़ में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है वो भी जानना ज़रूरी है। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखते हैं, बिकॉज मैं साइंस रिलेटेड फील्ड से हूँ, तो मुझे JEE नीट के लिए नॉलेज है। बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं बात नहीं करूँगा। तो पहले फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे का नीट में आज से कोविड से पहले जी। फॉर एग्जाम्पल नीट में 550 स्कोर था आउट ऑफ 720, तो उसका जो रैंकिंग था वो ऊपर होता था। लेकिन अभी जब से यूट्यूब पे स्टडीज चालू हो गई हैं, तो उसका जो बच्चे का रैंकिंग है 550 वाले का अभी वो डिक्रीज हो गया है। ऑल इंडिया रैंकिंग जो बोलते हैं, ये क्यों हुआ है? बिकॉज अभी कंपटीशन में पहले जो विलेजेस के बच्चे थे, गाँव खेड़े के बच्चे थे, उनको ना स्कूल कॉलेजेस तो बच्चे जाते थे, लेकिन स्कूल कॉलेजेस 12th सिलेबस पढ़ाते थे। आज नॉर्मली बच्चा स्कूल कॉलेज गया, प्रैक्टिकल करवाया, 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करवाया। नो डाउट स्कूल कॉलेजेस को कोचिंग क्लासेस से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। यानी उन बच्चों को टेक्नोलॉजी ने एक अच्छा खासा लैडर दे दिया। हाँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वो लोग सिर्फ कॉलेज के लिए एक्सेस था, वहाँ पे कोचिंग क्लासेस का एक्सेस नहीं था। तो जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो बच्चे क्रैक नहीं कर पाते थे। तो अभी यूट्यूब स्टडीज़ में ये जो कोरोना में यूट्यूब स्टडीज़ बूस्टअप हो गई, उस कारण क्या होगा, जिन बच्चों ने बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट मोड में रहे हैं। हमारे मेट्रो सिटीज़ के सर बच्चे क्या हैं, आज नर्सरी से बच्चे जाते हैं, ट्यूशन पे छोड़ के आते क्लासेस वगैरह सब होते हैं, तो उसको उन लोग को स्पून फीडिंग मिलता है। लेकिन जो बच्चे गांव खेड़े में हैं, उनको ट्यूशन क्लासेस का इतना वहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, उन्हें खुद ही तैयारी करनी हाँ जी। तो वो बच्चे पहले 11th 12th का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी खुद ही तैयारी करते थे। तो यूट्यूब आने के बाद कोरोना के दौरान उनको वो जो कोचिंग क्लासेस का एक्सपोजर चाहिए था जी, वो यूट्यूब से उनको मिला। ग्रेट। अच्छा, अभी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? बच्चे स्कूल जाते थे, रेडी होके जाते थे, स्केड्यूल होता था सर कि आज 2 पीरियड हो गए आपके, 2 लेक्चर हो गए, उसका ब्रेक मिलना है जी। उसके बाद 2 लेक्चर आपके पीटी के लिए जाएंगे, स्काउट के लिए जाएंगे। तो एक फिजिकल हेल्थ बच्चे का बना रहता था, बच्चे रिसेस में खेलेंगे। बिल्कुल। अभी बच्चों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, सही है, तो वो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पे भी इफेक्ट हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल के शिकार, ओबेसिटी हो रही है। हाँ, वो ओबेसिटी किस कारण है? ओबेसिटी का मतलब एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने देखा है बच्चों के ऑनलाइन लेक्चर्स चालू हैं और बच्चे बेड पे लेटे हुए लेक्चर सुन रहे हैं। सर कहीं ना कहीं फिर जब वो लाइव सेंस में कहीं अगर वो सामना कर रहे हैं, तो उन्हें लर्निंग बैरियर्स भी फेस करने पड़ते हैं और साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं बच्चे कई बार। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के मामले में भी इस चीज़ ने थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है प्रदान की है, बट इस ओवर एक्सपोजर का फ़ायदा जिनको उठाना था उन्होंने उठा लिया। बिल्कुल, बढ़िया सर। बढ़ती हुई दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो AI की वजह से जो करियर्स अभी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहे थे, उनमें क्या रुकावट आ जाएगी, या AI के साथ में अगर चला जाएगा तो और काम निखर के आएगा? सर इस बारे में, AI इज़ अ थ्रेट और ये अपॉर्चुनिटी? सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ये कि सर AI आएगा तो जॉब्स का क्या होगा। रिसेंटली एक स्पीकर ने अपने इंटरेक्शन में पब्लिक के साथ कहा, वो मैं नाम नहीं लूँगा, कि मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस है एंड मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस स्टेक पे आ जाएगा, तो आई एम सर्चिंग फॉर सम अदर ऑप्शन। सर ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल। आज उनका ही मैं अगर उदाहरण लूँ, तो आज मेरी शादी है घर पे, तो उसके लिए मैं सेल फोन पे तो फ़ोटोज़ निकाल के AI से एडिट नहीं करवाऊंगा, मुझे डेफिनेटली फोटोग्राफर को बुलाना पड़ेगा जी। आज किसी को मॉडल को फोटोशूट, पोर्टफोलियो शूट कराना है, तो वो अपने फ़ोन में तो नहीं करेगा, उसको भी डेफिनेटली किसी स्टूडियो में जाके करना पड़ेगा। तो जो थ्रेट है वो 10% थ्रेट है, लेकिन जो फ़ायदा होने वाला है वो 90% फ़ायदा होने वाला है। बिजनेसेस ग्रो करेंगे और ज़्यादा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। पहले तो जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं उनका और ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है AI की वजह से। बिकॉज आज भी ऐसा है कि AI के लिए लोग चाहिए मुझे 1000 और बस लोग अवेलेबल हैं 100। मतलब इतना गैप है। तो
तो वो एक जॉब्स को तो बढ़ावा मिलने वाला है, कॉर्पोरेट जॉब्स बढ़ने वाले हैं। दूसरा जो एआई से फ़ायदा होता है बिजनेस को, आज बिग डेटा कम्युनिकेशन आपने सुना होगा। तो बिग डेटा कम्युनिकेशन में अगर आपके ऑडियंस को बताऊं तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्कूल का कोई फ्रेंड है, मुझे उसका नाम नहीं याद है लेकिन शक्ल मुझे याद है, मेरा चाह है कि मैं उससे मिलूं, बात करूं, तो आपको सोशल मीडिया साइट्स उसका यू मे नो में सजेशंस दिखेंगे। क्यों? वो रहता है अलग लोकेशन पे, आप अलग लोकेशन पे, लेकिन उसने कुछ लाइक्स किए रहेंगे, कुछ उसका बर्थडे रहेगा, कुछ उसने अपने बायो में अपना प्रोफाइल जो है उसने वो सेम सिमिलर टाइप का प्रोफाइल स्कूल डाला रहेगा। तो ये सब एल्गोरिथम्स को मैच करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको दिखाएगा सजेशन। दूसरी, आप ई कॉमर्स साइट्स पे जाते हैं, आप ट्राउज़र बाय करते हैं, उसी ट्राउज़र का जो कॉन्ट्रास्ट में शर्ट रहता है उसका आपको बार बार सजेशन दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको शर्ट पसंद नहीं आ रही थी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो आपने ट्राउज़र लिया उसकी डाटा अक्यूमुलेट करके तो वो आपको शर्ट्स दिखाई जो आपको बेहतरीन भी लगी और आपने उसको बाय कर लिया। तो ई कॉमर्स साइट्स का एक बिजनेस में बढ़ोतरी हो गया। दैट मीन्स इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ मैग्नेट जिससे आप अट्रैक्ट हो और एक इम्पल्सिव बायर भी बन जाओ। हाँ जी मे बी पॉसिबल। सर, जैसे कि अभी मैंने कोविड की बात की, तो कोविड के बाद में परिस्थितियाँ किसी के लिए पॉजिटिव हुई, ज़्यादातर लोगों के लिए नेगेटिव हो गई, तो वो जो इक्विलिब्रियम था लाइफस्टाइल का या एक जो कमाई का एक ज़रिया था बहुत लोगों का ख़त्म हो गया। तो यहाँ ये हुआ कि जिस बच्चे की पढ़ाई करने की उम्र थी तो वो पढ़ाई भी कर रहा है, साइमल्टेनियसली वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए काम भी कर रहा है। तो सर, बीइंग अ ट्यूटर, आप ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे कि आप वर्क लाइफ और स्टडी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करो? और सर, मेरा साथों साथ एक और सवाल होगा कि जैसे कि आप एक अच्छे खासे ट्यूटोरियल्स चलाते हो, क्लासेस चलाते हो, तो आपके पास भी ऐसे कई बच्चे आते होंगे। कितनी संस्थाएं हैं या क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उल्लासनगर में जिन्हें अप्रोच करके ऐसे बच्चों की फिनेंशियली हेल्प भी उन्हें मिल सकती है, फिर वो स्कॉलरशिप बेस्ड पे क्यों हो? सर, ऐसी संस्थाएं हैं उल्लासनगर में, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं फाइनेंशियली फीस में। वो लेकिन उनका एलिजिबिलिटी होता है जी, क्राइटेरिया होता है कि बच्चे का 100% आना चाहिए एंड वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं हेल्प करने का। एंड दूसरी बात, अगर बच्चे में कैलिबर है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो अटक रहा है, तो टुवर्ड्स द सोसाइटी हमारा भी एक फ़र्ज बनता है जी। लेकिन अगेन हमारे लिए भी एक लिमिट्स आ जाती हैं जी। एंड दूसरी बात जो आपने बोला कि जो बच्चे वर्क लाइफ और स्टडीज साथ में बैलेंस करना है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, तो मेरी उनके लिए यही सजेशन रहेगी कि आप अपना एक फिक्स्ड स्केड्यूल बनाइए जी। दूसरी बात, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका वर्क प्लेस, आपका होम और आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। लोकेशन में बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर के रेडियस में ये सारी ट्रैवल टाइम मतलब आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कल कोई आप कॉलेज ले रहे हैं, चर्च गेट पे कोई कॉलेज में जा रहे हैं और आप रहते हैं उल्लासनगर में एंड आप काम करने के लिए बदलापुर जा रहे हैं, तो ट्रैवल में ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए एंड आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपका घर, आपका वर्क प्लेस वो नियर बाय होना चाहिए जी। दूसरी बात, फिक्स्ड स्केड्यूल होना चाहिए जो अच्छा। दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है वो ये है कि आपकी स्लीप अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। स्लीप अफेक्ट होगी तो आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, माइंड का उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके कारण आपका एक डिप्रेशन लेवल आ जाएगा, नौजिया वगैरह। हाँ जी। उसके बाद आपके काम पे भी असर पड़ेगा एंड आपके स्टडीज पे भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप मोस्ट सब पे लेवल पे जो है वो सोशल मीडिया रहती है। बिल्कुल। सो एंड सो ऐप चलाती है सोशल मीडिया की, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उनसे आप दूर रहिए जी। अगर आपने फिक्स्ड स्केड्यूल में ये टाइम स्टडीज़ को लिए दिया है तो वो टाइम आपका फिक्स्ड स्टडीज़ के लिए रहना। जितेश जी, हम काम करते हैं, हाँ जी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हाँ जी। तो हमारा ये मानना है कि प्रकृति की तरफ भी हमारी जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आज ये एक जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू कर रहे हैं, मेरे हिस्से की हरियाली। ओके
सर जैसे कि अभी मानसून अपकमिंग है, हाँ जी। और उल्लासनगर में हरियाली की परिस्थिति क्या है उससे तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हो ही। हाँ जी। जितेश जी, मैं ये चाहूँगा कि उल्लासनगर को एक बिल्कुल हरा भरा और हरियाली भरा शहर बनाने के लिए आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील कीजिए। और एक अच्छी शुरुआत के लिए सर, हम आपके लिए एक बादाम का एक झाड़ लाए हैं, तो हम चाहेंगे Thank you so कि much। आप इस पौधे को एक झाड़ बनाने में हमारी मदद कीजिए, और जितनी प्लांटेशन सर हो सके हाँ जी। आप प्लीज़ उल्लासनगर में कीजिए। आपकी सर एक अपील चाहूँगा शहरवासियों के लिए। सबसे पहले ये जो पहल आपने शुरू की है ये बहुत अप्रिशिएट करूँगा मैं। मेरा हिस्सा मेरी हरियाली, मतलब एक जब भी हम किसी चीज़ पे अपना ठोस थमाते हैं जी। तो आज तक मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टीज़ पे अपना जो रहता है कि हक जमाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों पे अपने लोगों तक अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अपना पहल रखी है मेरा हिस्सा मेरी हरियाली, तो इससे लोग ग्रीन जोन पे भी अपना हक जमाएंगे। बिल्कुल सर। वो लोग नेगेटिव वे में नहीं ले कि ये प्लांटेशन मैंने किया तो प्लॉट मेरा हो गया। सर वो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन लेकिन प्लांटेशन कराई ऐसी जगह पे हाँ, जाएगी जहाँ पे हाँ, सारे लोग इसका जो है हाँ, फायदा ले तो सकें। ये बहुत अच्छी पहल है कि ये ग्रीन जोन मैंने बनाया। ये बताने में बहुत गर्व होगा कि ये ग्रीन जोन को मैंने डेडिकेट किया सर है। प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, हाँ। तो मेरे हिस्से की हरियाली तो उसको बढ़ाने में मेरी तो मशक्कत होनी चाहिए सर। डेफिनेटली ये जो आपने पहल शुरू की है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। मैं यही बेस्ट विशेस दूंगा कि आप ये मानसून के टाइम पे जो आपका एम है कि मुझे कम से कम 1 मिलियन ट्री प्लांटेशन करनी है, वो आपका ज़रूर सर पूरे शहरवासियों का और आपका साथ मुझे चाहिए। डेफिनेटली सर रहेगा जी। तो दोस्तों, जितेश गाजरा जी जो प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के सर्वे सर्वा हैं, आपने उनसे सुना एग्ज़ाम फोबिया के बारे में, जिससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अम्ब्रेला पेरेंटिंग क्या होती है? अम्ब्रेला पेरेंटिंग एक हद तक बहुत सही है, और एक हद के बाद अगर उसको क्रॉस हुआ तो आपको उसके रेकरपर्शंस झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, पर उसके विपरीत असर भी हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव यूज़ ही करना है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी का एक अपर ग्रेड वर्जन है, उसको हम अपनी ज़िंदगी में अपना करियर बना के या अपने करियर के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पैरेलली चला के आगे अपने बिजनेस को अलग डायमेंशंस या अपने करियर को अलग डायमेंशंस किस तरीके से दे सकते हैं, वो जितेश जी ने हमें बताया। और दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स जो वर्क लाइफ और स्टडी लाइफ को बैलेंस करने में चूक करते हैं, उनके मामले में भी जितेश जी ने बड़े अच्छे टिप्स दिए। और दोस्तों, हमारा उल्लासनगर एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप मांगो तो आपको किसी भी प्रकार की मदद मिल जाएगी। और अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एलिजिबल है और उसे पढ़ाई करने के लिए अगर मदद की ज़रूरत है, तो हमारे माध्यम से या कई सारे संस्थाओं के माध्यम से आप संपर्क करके अपने करियर को चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी? आपको जितेश गाजरा जी के जो व्यूज़ थे वो कैसे लगे? कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।